कभी ऐसा हुआ है कि किसी से बहस के दौरान अचानक गुस्से में कोई ऐसी बात कह दी जिसका अफसोस आज तक है? या किसी दोस्त के कहने पर किसी स्कीम में पैसे लगा दिए और बाद में लगा कि ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ी थी? हाँ, ये तो बहुत लोगों के साथ होता है। मुझे लगता है हम सब कभी ना कभी ऐसे पलों से गुजरते हैं और सोचते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया। और ये सवाल ये बहुत गहरा है। हम अक्सर ये मानकर चलते हैं कि हम अपनी जिंदगी के ड्राइवर हैं, कि हमारे सारे फैसले सोच समझ कर लिए गए हैं। बिल्कुल। लेकिन सच तो यह है कि हमारे अंदर कुछ ऐसी गहरी ताकतें काम कर रही हैं जो हमारे मूड, हमारे फैसलों और हमारे व्यवहार को पर्दे के पीछे से चला रही हैं। मतलब हम सिर्फ सतह पर हो रही हलचल को देखते हैं, उसकी असली वजह तक पहुंच ही नहीं पाते। हाँ, बिल्कुल। तो आज हम इन्हीं ताकतों को समझने की कोशिश करेंगे। ये तर्कहीनता क्या है, आत्ममुग्धता या नार्सिसिज्म हमें कैसे अंधा कर देती है, और क्या इनसे बचने का कोई रास्ता है? चलिए इस दिलचस्प गुत्थी को सुलझाते हैं। बिल्कुल। शुरुआत इस आम धारणा से करते हैं कि हम तर्कसंगत प्राणी हैं। लेकिन क्या हम सच में हैं? जरा सोचिए, आज हमारे पास इतनी तकनीक है, इतना ज्ञान है, हमें तो पहले से कहीं ज्यादा समझदार होना चाहिए। हाँ, होना तो चाहिए, पर ऐसा लगता है कि तकनीक ने हमारी आदिम भावनाओं को शांत करने की बजाय उन्हें और भड़का दिया है। ये तो उल्टा हो गया। मैं तो सोच रही थी कि इंटरनेट और जानकारी तक आसान पहुंच ने हमें बेहतर बनाया होगा। हाँ, एक तरह से बनाया भी है, लेकिन एक दूसरा पहलू भी है। आप कह रहे हैं कि इसने हमें और ज्यादा भावना में बहने वाला बना दिया है? हाँ, सोशल मीडिया को ही देख लीजिए। ये शांत और गहरी सोच के लिए नहीं बना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ हर चीज तुरंत प्रतिक्रिया चाहती है। गुस्सा, खुशी, नफरत, सब कुछ सेकंडों में वायरल हो जाता है। और ऑनलाइन किसी पर चिल्लाना कितना आसान है, क्योंकि सामने वाले का चेहरा नहीं दिखता। सही बात है। दूसरों से तुलना, जलन और ध्यान खींचने की होड़, ये सब भावनाएं हजारों सालों से हमारे अंदर हैं। सोशल मीडिया ने बस उन्हें एक नया और बहुत शक्तिशाली मंच दे दिया है। तो मतलब मानव स्वभाव किसी भी आविष्कार से कहीं ज्यादा ताकतवर है। हाँ, ये बात मुझे प्राचीन एथेंस की याद दिलाती है। अच्छा। वहां पेरिक्लिस नाम के एक बहुत समझदार नेता थे। उन्होंने देखा कि एथेंस के सारे राजनेता खुद को बड़ा तर्कसंगत और बुद्धिमान समझते थे। जैसे आज के लोग समझते हैं। बिल्कुल। वे साम्राज्य बढ़ाने, युद्ध लड़ने, बड़ी बड़ी योजनाएं बनाने की बातें करते थे। लेकिन फिर भी शहर में हर तरफ अराजकता और भ्रष्टाचार था। ऐसा क्यों? तो पेरिक्लीस को इसका जवाब मिला। हाँ, उन्हें जवाब मिल गया था। उन्होंने महसूस किया कि उनके साथी राजनेता तर्क से नहीं बल्कि अपनी भावनाओं से चल रहे थे। मतलब उन्हें सिर्फ सत्ता चाहिए थी, लोगों का ध्यान चाहिए और पैसा चाहिए था। वे इसके लिए चालाकियां जरूर करते थे, लेकिन उनके किसी भी काम से एथेंस का भला नहीं हो रहा था। वो अपनी भावनाओं के गुलाम थे, बस उन्हें इसका एहसास नहीं था। बिल्कुल। मतलब हम आज भी उन एथेंस वासियों से अलग नहीं हैं। हम भी अपनी भावनाओं के समुंदर में तैर रहे हैं, और इससे जुड़ी एक बहुत खतरनाक चीज है जिसे विश्वास पूर्वाग्रह या कन्विक्शन बायस कहते हैं। ये बहुत दिलचस्प है। इसका मतलब है कि हम किसी की बात पर इसलिए यकीन नहीं करते कि वो सच है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि उसे बहुत आत्मविश्वास और जोश के साथ बोला गया है। हाँ, कोई नेता या सेल्समैन अगर बहुत नाटकीय ढंग से पूरी दृढ़ता से कोई बात कहे तो हमें लगता है कि ये जरूर सच बोल रहा है। हाँ, कि इसने बहुत सोचा समझा होगा। और अगर कोई इंसान हिचकिचाते हुए बारीकियों और संदेह के साथ बात करे तो हमें लगता है कि वो कमजोर है या झूठ बोल रहा है। जबकि हो सकता है कि वही इंसान ज्यादा ईमानदार हो। ये तो बड़ा धोखा है। हम आत्मविश्वास को काबिलियत समझ बैठते हैं। बिल्कुल। और चालाक लोग इस पूर्वाग्रह का फायदा उठाते हैं। वे जानते हैं कि लोग मनोरंजन चाहते हैं, वे ड्रामा चाहते हैं, और वो अपने आधे अधूरे सच को एक शानदार कहानी में लपेटकर पेश करते हैं और हम आसानी से मान जाते हैं। तो पहला नियम यही है कि हम अपनी इस तर्कहीनता को पहचानें। हाँ, जब भी तनाव में हो तो खुद से पूछें, क्या मैं भावनाओं में बहकर कोई फैसला ले रहा हूँ? और हमारी इसी तर्कहीनता का सबसे खतरनाक रूप शायद तब सामने आता है जब वो हमारे मैं यानी हमारी ईगो से जुड़ जाती है। मेरा मतलब है आत्ममुखता या नार्सिसिज्म। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। हम सब में थोड़ी बहुत आत्ममुखता होती है। अपने बारे में अच्छा महसूस करना, अपनी तारीफ सुनना, ये एक स्पेक्ट्रम की तरह है। एक छोर पर स्वस्थ आत्मसम्मान है, लेकिन दूसरे छोर पर कुछ ऐसा है जो बहुत अंधेरा और विनाशकारी है। उन्हें गहरे आत्ममुग्ध या डीप नार्सिसिस्ट्स कहा जा सकता है। ये गहरे आत्ममुग्ध लोग कैसे होते हैं? क्या हम उन्हें पहचान सकते हैं? उनकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि वे दूसरे इंसानों को इंसान नहीं समझते। अच्छा। उनके लिए दूसरे लोग सिर्फ सेल्फ ऑब्जेक्ट होते हैं, यानी खुद को अच्छा महसूस कराने का एक जरिया। मतलब लोग उनके लिए सिर्फ ध्यान, तारीफ और मान्यता पाने का साधन है। हाँ,
एक रिश्ते में वे धीरे धीरे अपने पार्टनर को उसके दोस्तों और परिवार से दूर कर देंगे ताकि उनके ध्यान के लिए कोई और मुकाबला ही न बचे। ये तो बहुत डरावना है। मुझे लगता है कि जब ऐसे लोग लीडर बनते होंगे तो वे अपने नीचे काम करने वालों का जीना मुश्किल कर देते होंगे। मुश्किल कर देते होंगे? वो तो किसी और को चमकने का मौका ही नहीं देते होंगे। सही बात है। जब वे लीडर बनते हैं तो वे लगातार ड्रामा और संकट पैदा करते रहते हैं। वे हर छोटी से छोटी चीज को नियंत्रित करना चाहते हैं। तो कोई भी संगठन उनके नेतृत्व में टिक नहीं सकता। नहीं, क्योंकि सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के इर्द गिर्द घूमना चाहिए। और अगर कोई चीज सफल होने भी लगे तो वे अक्सर उसे खुद ही बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि स्थिरता उन्हें बोर करती है। इसका कोई असल जिंदगी का उदाहरण है? एक बहुत बड़ा उदाहरण है हॉवर्ड ह्यूज का। हॉवर्ड ह्यूज? हाँ, दुनिया उन्हें एक साहसी पायलट, एक सफल फिल्म निर्माता और एक जीनियस उद्योगपति के तौर पर जानती थी। उन्होंने अपनी एक ऐसी छवि बनाई थी जो किसी सुपर हीरो से कम नहीं थी। लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी क्या थी? पर्दे के पीछे की कहानी बिल्कुल अलग थी। ह्यूज असल में एक तर्कहीन माइक्रो मैनेजर थे। माइक्रो मैनेजर? हर फैसला, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, उन्हीं से होकर गुजरना था। उनकी इस दखलंदाजी से तंग आकर उनके सबसे बेहतरीन इंजीनियरों ने नौकरी छोड़ दी। अरे! और मजे की बात यह है कि उनके जो बिजनेस सच में मुनाफा कमा रहे थे, जैसे कि ह्यूज टूल कंपनी, उनमें उनका कोई सीधा दखल नहीं था। और जिन कंपनियों को वे खुद चला रहे थे, उनका क्या हाल था? वे सब भारी घाटे में थी। उनकी एयरलाइन, उनके होटल्स, उनकी फिल्में सब बर्बाद हो रही थी। तो उस घाटे को दूसरी कंपनियों के मुनाफे से भरा जाता था? हाँ, ये गड़ी हुई सार्वजनिक छवि और कड़वी हकीकत के बीच का एक जबरदस्त उदाहरण है। तो अगर तर्कहीनता और आत्ममुग्धता इतनी गहरी समस्याएं हैं, तो इनसे बाहर निकलने का रास्ता क्या है? क्या इसका कोई तोड़ है? हाँ, और वो तोड़ एक बहुत ही शक्तिशाली मानवीय गुण है, सहानुभूति। एम्पैथी। हाँ, एम्पैथी। आत्ममुग्धता हमें खुद में कैद करती है, जबकि सहानुभूति हमें दूसरों से जोड़ती है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है अर्नेस्ट शैकल्टन। हाँ, जो अपनी टीम के साथ अंटार्कटिका के बर्फ में फंस गए थे। वाओ! उस खतरनाक माहौल में तो सबसे बड़ा डर ठंड और भूख का रहा होगा। ज्यादातर लोग यही सोचेंगे, लेकिन शैकल्टन जानते थे कि असली खतरा मौसम नहीं बल्कि इंसानी मन है। उन्हें सबसे ज्यादा चिंता अपने 27 साथियों के मनोबल की थी। वे जानते थे कि अगर निराशा, बोरियत और आपसी झगड़े फैल गए तो कोई नहीं बचेगा। नकारात्मकता उस बर्फ से ज्यादा जानलेवा थी। बिल्कुल। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक सहानुभूतिपूर्ण नेतृत्व का प्रदर्शन किया। उन्होंने पक्का किया कि हर आदमी किसी न किसी काम में व्यस्त रहे ताकि उनके दिमाग में बुरे ख्याल ना आए। अच्छा। अगर उन्हें लगता कि कोई दुखी या निराश है तो वो उसे डांटने की बजाय उसके साथ वक्त बिताते, उससे बात करते और उसका मूड ठीक करने की कोशिश करते। वो हर इंसान के भावनाओं को समझने में माहिर हो गए थे। बहुत ज्यादा। इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि वे लोगों को पढ़ने में इतने उस्ताद हो गए कि उनकी टीम उन्हें साइकिक समझने लगी थी। साइकिक? जैसे कोई भविष्य बताता हो? हाँ, वे सुबह किसी के चेहरे को देखकर बता सकते थे कि आज उसका दिन कैसा गुजरेगा। ये दिखाता है कि सहानुभूति सिर्फ एक अच्छा गुण नहीं बल्कि एक शक्तिशाली औजार है। ये तो कमाल की बात है। मतलब लकवाग्रस्त होने की वजह से उन्होंने इंसानों को पढ़ने की एक सुपर पावर ही विकसित कर ली। किसकी बात कर रही हैं आप? मिल्टन एरिक्सन। उनकी कहानी भी कुछ ऐसी है ना? हाँ, उनकी कहानी तो और भी असाधारण है। एरिक्सन को जवानी में पोलियो हो गया था और वे गर्दन के नीचे हिल भी नहीं सकते थे। उस हालत में उनके पास करने के लिए कुछ नहीं था सिवाय अपनी बहनों को देखने के। हाँ, वे दिन भर उन्हें देखते रहते और धीरे धीरे अशाब्दिक संकेतों यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को समझने लगे। अशाब्दिक संकेत मतलब बॉडी लैंग्वेज? सिर्फ बॉडी लैंग्वेज नहीं, चेहरे के भाव, आवाज का उतार चढ़ाव, सांस लेने का तरीका। वे ये महसूस कर सकते थे कि उनकी बहनें सच में क्या महसूस कर रही हैं, भले ही उनके शब्द कुछ और कह रहे हो। हाँ, वे शब्दों के पीछे छिपे सच को पढ़ना सीख गए थे। इसका कोई उदाहरण है जो दिखाता हो कि उनकी ये काबिलियत कितनी गहरी थी? एक बहुत मशहूर किस्सा है। एक महिला उनसे इलाज के लिए मिलने आई। एरिक्सन ने सिर्फ 2 चीजें नोट की। क्या? एक, वो अपने एक पैर को दूसरे टखने के नीचे दबाकर बैठी थी, जैसे खुद को कैद कर रही हो। और दूसरा, जब उसने विदेश जाने के लिए अंग्रेजी का शब्द अब्रॉड कहा तो वो हिचकिचाई और उसे अब्रॉड की तरह बोला। सिर्फ इन 2 छोटी चीजों से उन्होंने क्या अंदाजा लगाया?
ये तो अविश्वसनीय लगता है। उन्होंने अंदाजा लगाया कि उसका किसी शादीशुदा मर्द से संबंध था जिसे वो ब्रॉड कहकर अपमानित महसूस करती थी और वो उस रिश्ते में फंसा हुआ और कैद महसूस कर रही थी। और उनका अंदाजा सही था। बिल्कुल सही था। ये दिखाता है कि हम शब्दों पर कितना ज्यादा और अशाब्दिक संकेतों पर कितना कम ध्यान देते हैं, जबकि असली कहानी तो वहीं छिपी होती है। तो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? हम कैसे बेहतर तरीके से लोगों को पढ़ सकते हैं? कुछ बुनियादी चीजों पर ध्यान देकर, जैसे झूठी मुस्कान को पहचानना जो आंखों तक नहीं पहुंचती, या फिर मिश्रित संकेत। हाँ, मिश्रित संकेत, जब कोई मुंह से तो आपकी तारीफ कर रहा है लेकिन उसका शरीर पीछे की तरफ झुका है या उसने हाथ बांध रखे हैं। अचानक आई चुप्पी भी बहुत कुछ कहती है। हाँ, हो सकता है आपने कुछ ऐसा कहा हो जिससे सामने वाले को जलन हुई हो और वो चुप हो गया। मुझे फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी का उदाहरण याद आ रहा है। वे अपने हाव भाव से बहुत दबंग दिखते थे, लोगों के कंधे पे हाथ रखना, उन्हें घूरना। हाँ, वे अपनी मौजूदगी से कमरे पर हावी होने की कोशिश करते थे। लेकिन एक बार जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने एक मीटिंग में ध्यान दिया कि सरकोजी के इस दबंग बर्ताव के बावजूद टेबल के नीचे उनका एक पैर पूरी मीटिंग के दौरान घबराहट में लगातार हिल रहा था। और मर्केल समझ गई? हाँ, वो समझ गईं कि ये सारा दबदबा शायद उनकी गहरी असुरक्षा को छिपाने का एक तरीका था। बड़े से बड़ा इंसान भी अपने अशाब्दिक संकेतों से अपना सच जाहिर कर ही देता है। तो अगर हम इन सारी बातों को जोड़कर देखें तो एक बहुत दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। हम सोचते हैं कि हम नियंत्रण में हैं, लेकिन असल में हम अपनी गहरी तर्कहीन ताकतों के हाथों में हैं। पर हमारे पास इसका मुकाबला करने के लिए एक जबरदस्त हथियार है। सहानुभूति। बिल्कुल। मानव स्वभाव के नियमों को समझना दूसरों पर कोई लेबल लगाने या उन्हें जज करने के लिए नहीं है। ये सबसे पहले खुद को समझने का एक तरीका है। हाँ, जब हम अपनी खुद की तर्कहीनता, अपनी खुद की आत्ममुग्ध प्रवृत्तियों को पहचानते हैं, तभी हम अपने बेहतर रूप को विकसित कर सकते हैं। मतलब अपने छोटे स्व या लोअर सेल्फ को समझकर ही हम अपने उच्च आदर्श स्व या हायर आइडियल सेल्फ तक पहुंच सकते हैं। हाँ, एक ऐसा इंसान जो ज्यादा तर्कसंगत हो, ज्यादा सहानुभूति रखता हो और अपनी जिंदगी पर जिसका बेहतर नियंत्रण हो। सही कहा। और जाते जाते एक और गहरा विचार श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। एक अवधारणा है छाया स्व या शैडो सेल्फ की। ये हमारे व्यक्तित्व के वो हिस्से हैं जिन्हें हम दबाते हैं, जिन्हें हम दुनिया को नहीं दिखाते, क्योंकि हमें लगता है कि वे बुरे या अस्वीकार्य हैं। हाँ, ये तो बहुत दिलचस्प है। इसका मतलब ये है कि अक्सर किसी इंसान का जो गुण सबसे ज्यादा जाहिर होता है, वो असल में उसके ठीक विपरीत गुण को छुपाने का एक मुखौटा हो सकता है। तो सवाल ये है कि क्या कोई इंसान जो बहुत ज्यादा आत्मविश्वास दिखाता है, वो असल में अपनी गहरी असुरक्षा को छिपा रहा है? या कोई जो असाधारण रूप से विनम्र दिखता है, क्या वो मन ही मन सत्ता का भूखा है? किसी व्यक्ति का सबसे प्रमुख गुण उसकी अपनी छाया के बारे में क्या राज खोल रहा हो सकता है? इस पर जरूर सोचें।